हाँ भाई, एग्रीकल्चर का पार्ट 2। उस दिन जब हमने एग्रीकल्चर देखा था तो हमने कोशिश क्या की थी कि एग्रीकल्चर के जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर किया जाए, और जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 शेड्यूल इन सब चीज़ों से और डीपीएसपी वगैरह से कवर किया था। यस, ऐसी स्थिति में आज हमारा जो काम है वो क्या, एग्रीकल्चर में जो सेक्शन वाइज सवाल आते हैं। देखिए, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि एग्रीकल्चर में 4-5 सेक्शन है, जैसे लैंड एंड सॉइल, ठीक है, जैसे इरिगेशन, है ना, मार्केटिंग, ये अलग अलग सब टॉपिक्स जिन पर सवाल बनते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, लैंड एंड सॉइल का। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लैंड का जो यूज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या क्या बात करता है, एक तो वो बोलता है कि सबसे पहले आप एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करिए। जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करोगे तो होगा क्या कि आपकी जो लैंड है उसकी सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, और दूसरी चीज क्या होगा कि आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने लगेगा, और तीसरी चीज क्या होगी कि आपका जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डलवाई कमेटी के सजेशंस के साथ में हम चलेंगे, एक तरफ गवर्नमेंट स्कीम्स और दूसरी तरफ डलवाई कमेटी के सजेशंस, जिससे जब आप अपने मेंस में लिख रहे हो तो आपका जो क्वालिटी है वो अच्छा समझ में आए लोगों को। सबसे पहली चीज हमने क्या बोली कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर टू सेटिस्फाई द चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। अगर एग्रीकल्चर का पहला प्रीरिक्विजिट आप नहीं सेटिस्फाई करोगे तो आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। यानी कि जिस तरह की ह्यूमन नीड्स हैं उनके लिए आप जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, आपका वाटर है, इन सारी चीजों को सस्टेनेबली आपको मैनेज करना होगा। हाउ टू डू दैट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बैम्बू मिशन चल रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री पर मिशन चल रहा है, और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन भी चल रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हिमालयन इकोसिस्टम्स को लेकर के हमारा सस्टेनेबल फार्मिंग का मिशन है वो भी इसी के अंदर चल रहा है। दूसरा, maintaining or enhancing the quality of environment, improving the social and economic conditions of the farmer, their employees and local communities। और उसके बाद हमने क्या बोला, कंजर्विंग रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक बहुत क्लियर चीज समझिए, डलवाई कमेटी जब ये ब्रॉड सजेशंस दे रही है तो इससे बैक्ड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। जैसे आपने देखा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें भी अब लोगों ने क्या कर दिया है कि उसके अंतर्गत जो आपको फूड दिया जा रहा है वो सारा का सारा फूड कैसा हो, लोकली प्रोक्योर्ड एंड लोकली सोर्स्ड फूड होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो ऐसे कम्युनिटीज हैं या जो ऐसी जगह हैं वहां पर जो लोकल चीजें हो रही हैं उनकी डिमांड एनएफएसए के अंदर बढ़ाई जाए और सरकारी राशन शॉप से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान दो तो एक बहुत बड़ा स्कीम हमारे यहाँ चल रही है, कौन सी, सॉइल हेल्थ कार्ड वाली, जिसके अंदर एग्रीकल्चर क्लिनिक्स भी हमने बना रखे हैं जो नाबार्ड के अंदर आते हैं। अब आप ध्यान दो, अगर एग्रीकल्चर क्लिनिक्स को हम सही से यूज करने लगे, देखिए देयर इज अ कन्वर्जेंस, एग्रीकल्चर हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक, और उसके एग्रीकल्चर हेल्थ क्लिनिक्स और उसके साथ साथ में क्या है आपका केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है जहां पर फार्मर्स का सीमलेस डेटा होगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए स्वामित्व स्कीम से, तो स्वामित्व स्कीम क्या कर रही है, ड्रोन से हर एक बंदे का प्रॉपर्टी कार्ड बना रही है। उससे क्या होगा कि भाई ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, ये नहीं है, उस डेटा को आप अगर जोड़ दें सॉइल हेल्थ कार्ड से, और इन दोनों डेटा के साथ इससे लैस होकर के आपका जो केवीके है वो एक नोडल सेंटर बन जाए, और उस फार्मर को उसके हिसाब से सजेशन दिया जाए कि भाई आपका ऑर्गेनिक सॉइल कंटेंट कम हो रहा है, आप ये करिए, आपके यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा है, आप ये फसल उगाइए, ठीक। उसके बाद आते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पर। आपने देखा एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया सदगुरु के द्वारा, वो क्या था, सेव सॉइल। देखिए सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक।
अगर उसका ऑर्गेनिक कार्बन या जिसे हम ह्यूमस कहते थे बचपन में, अगर वो नहीं रहा तो क्या होगा कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होनी चालू हो जाएगी। और आजकल होता क्या है कि या तो क्या होता है कि सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एक्सेसिव इरिगेशन के कारण वो बह जाती है, और या फिर क्या होता है कि जो सॉइल का टॉप लेयर है उसमें बहुत ज्यादा डेजर्टिफिकेशन होने के कारण सैंड इकट्ठा होने लगती है, या फिर क्या होता है कि हम इतना ज्यादा उसको मोनोकल्चर में लेके चले जाते हैं, पेड़ काट देते हैं कि उसका ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो खत्म होने पर आ जाता है। ठीक, soil organic carbon constitutes a significant proportion of terrestrial carbon store and has a pivotal role in physical, chemical and biological soil processes and contributes to soil productivity and sustainability. ठीक, currently there is significant depletion of soil owing to mineralization, erosion and leaching. मैंने अभी भी आपको बोला कि क्या हो रहा है, या तो आपके सॉइल में फ्लड इरिगेशन की वजह से टॉप लेयर बह जा रही है, या फिर क्या हो रहा है उसको इरोजन हो रहा है, वो उड़ करके टॉप लेयर कहीं और जा रही है, या क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो है वो सैंड इकट्ठा हो जा रही है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। ठीक, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज टेबल बनी हुई है, लैंड विल बी अ सिंक और सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन। अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो लैंड है वो CO2 का एक सिंक भी हो सकता है, और अगर एक्सेसिव उसमें कैटल्स वगैरह होंगे तो क्या होगा, वो CO2 का सोर्स बनने लगेगा। ठीक है, तो उसमें सॉइल प्रॉपर्टीज, लैंड यूज और सॉइल मैनेजमेंट आपके सामने दिया हुआ है। सॉइल एज अ सोर्स ऑफ CO2 में देखोगे तो क्या दिखेगा, इंटेंसिव टिलेज बेस्ड ऑन फ्लो। जब आप फ्लोइंग करते हो एक्स्ट्रा और बहुत ज्यादा टिलेज करते हो तो क्या होता है, बहुत सारी CO2 रिलीज होती है सॉइल से। लेकिन जब आप टिलेज नहीं करते हो, आप पेरेनियल क्रॉप्स बना करके रखते हो, तो क्या होता है कि सॉइल आपकी सिंक की तरह कार्बन के यूज होने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ओवर टिलिंग के या टिलिंग के या नो टिलिंग के क्या फायदे या घाटे हैं, तो आप बताएंगे कि भैया ओवर टिलिंग works as source of CO2 and no tilling works as sink of CO2. उसके बाद soil surface management, seed bed preparation through various frequency, intensity and type of tillage operations. देखिए हमारे यहाँ एक दिक्कत क्या है कि हम यूनिफॉर्म टिलिंग करने की कोशिश करते हैं। चावल हुआ है, गेहूं कर रहे हैं, मक्का कर रहे हैं, ज्वार कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, हर एक केस में हमारी टिलिंग जो है वो डिमांड पर निर्धारित नहीं है, कितने घंटे ट्रैक्टर चलवा दो उस पर निर्धारित होती है। तो जब हम एक्स्ट्रा टिलिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सॉइल में जो है वो उससे सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होने लगता है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट उसमें कम होने लगता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि क्रॉप रेजिड्यू का अगर हम देखिए, मान लीजिए आपके क्रॉप का कुछ रेजिड्यू निकला, अगर आपके क्रॉप में कोई रोग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस रेजिड्यू को वहीं पर खेत में डाल सकते हो। वो क्या होगा, सड़ेगा और सड़ करके आपके सॉइल में ही मिल करके आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा देगा। अब दिक्कत क्या है, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो तो आप उस रेजिड्यू को छोड़ोगे तो क्या होगा, वो आपका केमिकल कंटेंट और बढ़ा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका केमिकल कंटेंट कम है, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जीरो बजट कर रहे हैं, और उस केस में आपने अपना रेजिड्यू वापस उसी में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो आपके सॉइल का सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाएगा, केमिकल जो मतलब केमिकल रेजिड्यू जो है या पेस्टिसाइड का जो रेजिड्यू है वो आपके सॉइल में नहीं बढ़ाएगा। हाँ या ना? ठीक, उसके बाद रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स टू दी सॉइल सरफेस। जो भी इस तरह के, देखिए मान लीजिए आपने अपने खेत के आसपास में क्या कर रखा है, बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। अगर आपने अपने खेत के आसपास में बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं तो क्या होगा, उसकी लीव्स गिरेंगी, उसका और भी रेजिड्यू होगा, वो क्या करेगा, आपके सॉइल के ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाएगा। जैसे हमारे यहाँ मोरिंगा का पेड़ होता है, सहजन या मोरिंगा का जो पेड़ होता है वो क्या करता है, जिस जगह पर भी लगा होगा जहां तक उसकी छाया जा रही होगी उतने एरिया में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कोशिश करता है। तो वो ध्यान रखिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा मोरिंगा करता है, और मोरिंगा जहां पर भी लगता है उस पूरे एरिया में जो है वो नाइट्रोजन देता है। उसके बाद आते हैं मल्टीलेयर फार्मिंग पर। ध्यान दीजिए, मल्टीलेयर फार्मिंग का एसेंस क्या है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इससे पहले पर्माकल्चर पर। तो पर्माकल्चर के बारे में आप ध्यान रखिए, क्लियरली मींस परमानेंट एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया। ठीक है, कि जहां पर भी हम पर्माकल्चर करते हैं उस पूरे जगह में वो एक इकोसिस्टम खड़ा कर देता है, और इकोसिस्टम खड़ा करने के साथ साथ वो बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करता है, जिससे कि हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन लगातार इंप्रूव होता रहे। फिर आता है मल्टीलेयर फार्मिंग। देखिए, मल्टीलेयर फार्मिंग इज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग।
जब हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फार्मर की इनकम डबल करें, तो इनकम डबल कैसे होगी? जब वो सेम, देखिए इंडिया की सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हमारे यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं और अगर हमें उनकी इनकम को डबल करना है तो कैसे करना होगा? उनके जो फार्मलैंड है उसी में ज्यादा प्रोड्यूस वो कैसे कर पाए ये इंश्योर करना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गेहूं कर रहा है, चावल कर रहा है या कुछ और कर रहा है, उससे हम क्या कह सकते हैं, आप मल्टी लेयर में मूव कर जाइए। मल्टी लेयर में मूव करने का मतलब क्या होगा? हमने एक क्रॉप ऐसी कर दी जो ट्यूबर क्रॉप है, जो जमीन के नीचे होती है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गई, जिसका समय लंबा होता है, 10 से 11 महीने का होता है। दूसरी क्रॉप क्या कर दी जिसका समय 30 से 40 मतलब 90 से 100 दिन का होता है, जैसे कोई सब्जी हो गई, धनिया हो गई, कुछ हो गया, जिसको वो रोटेट कर सकते हैं, जो सरफेस पे लगेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जिसमें हमने क्रीपर्स लगा दिए जो लगातार ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसी क्रॉप्स हमने लगा दी तो क्या होगा, एक ही लैंड पर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और उसका ज्यादा उन्हें प्राइस मिल पाएगा। उसके बाद आते हैं क्रेडिट पर। देखिए क्रेडिट में हम 3 चीजें चला रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाते हैं कि हमने फार्मर्स को लोन दिया, आप टाइमली लोन वापस कर दो तो 3% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, तो 7% की जगह आपको 4% ही इंटरेस्ट पर ही लोन मिल जाता है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड हमने इशू कर रखा है, जिसको अब हमने क्या कर दिया, फिशरमैन को भी दे दिया है। और उसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है और फार्मर्स आर एबल टू एक्सेस बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज। व्हाई? बिकॉज दे आर नाउ इक्विप्ड विद फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाउ वन ऑफ द बैड थिंग इन एग्रीकल्चर क्रेडिट इज लोन वेवर, क्योंकि जब हम लोन वेवर देते हैं या लोन वेवर का जो कल्चर है उससे क्या होता है कि फार्मर्स डोंट अप्रोच एग्रीकल्चर एज एन एंटरप्राइज, एज अ बिजनेस, एज अ ट्रेड। दे थिंक कि ठीक है, मतलब इट्स जस्ट फॉर देयर सब्सिस्टेंस, कि दे हैव टू जस्ट मतलब अपना पेट भरना है उससे। तो उससे एटीट्यूड क्या बनता है कि फार्मर जो है जब भी उसको लोन दिया जाता है तो एट टाइम्स वो लोन को वापस रीपे करने का उतना सीरियसली नहीं लेता है और उससे बैंक्स की जो फिजिकल हेल्थ है लगातार वो खराब होती है। सो इट क्रिएट्स बैड प्रेसिडेंस फॉर अदर बोरोवर्स ऑल्सो, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद डलवाई कमेटी ने सजेशन क्या दिए? डलवाई कमेटी ने कहा कि हम एग्रीकल्चर लोन वेवर को कार्बन क्रेडिट से लिंक कर देते हैं, कि अगर मान लीजिए आप कार्बन पॉजिटिव हैं, अगर आपके सॉइल, अगर आपका जो फार्म है उसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मैटर जो है अच्छा है, इफ इट इज वर्किंग एज अ कार्बन सिंक, तो आपको कुछ परसेंट लोन में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। उसके अलावा डलवाई कमेटी क्या बोल रही है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड बनाया जाए, जिससे क्या हो कि जो भी इस तरह की समस्याएं हैं उनके लिए एक पूरा बल्क रहे, जो ये ट्रस्ट जो है, ये फंड है, ये एग्रीकल्चर लोन वेवर को टैकल करेगा, जिससे बैंक्स पर प्रेशर ना आए, ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद all banks will endeavor to achieve an annual increase of 10% in number of small and marginal farmers account। ध्यान दीजिए कि एक तरफ हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत फार्मर्स को लोन देते हैं, नाबार्ड ने बोल रखा है कि पीएसएल के अंदर में आपको लोन देना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, एक तरफ हम क्या करते हैं, आरबीआई ने बोल रखा है कि पीएसएल के अंदर में आपको लोन देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम आरबीआई के पीएसएल की बजाय ये कर दें कि हम नाबार्ड से ये बोलें कि भाई नाबार्ड का काम है इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग का, नाबार्ड से हम ये बोलें कि आपके पास अब पूरा डेटा है, ठीक है ना, एक तो स्वामित्व स्कीम का डेटा है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपके पास में जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा आ रहा है, इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से आप अपनी लेंडिंग लिंक कर दो। मतलब आपने देखा कि भाई कोई एक प्रोग्रेसिव किसान है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसको सस्ते क्रेडिट पर लेंडिंग दे सकते हैं, ठीक, और कोई एक ऐसा किसान है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा महंगा क्रेडिट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, एक बिहेवियर जनरेट होगा कि नहीं भाई हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है या हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है, ठीक है। तो ये मॉडल इसमें पूरा दिया हुआ है, इसको मैंने क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आइए सोइंग पर। देखिए भारत में एक बड़ी समस्या आ रही है, वो क्या, वी आर गेटिंग टू मच इन दी हाइब्रिड सीड्स। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक सीड वैरायटी है वो खत्म हो रही है। और डोमेस्टिक सीड वैरायटी के खत्म होने के कारण क्या हो रहा है, देखिए आपका जो डोमेस्टिक सीड था वो कैसा था, वो ड्रॉट रेजिलिएंट था,
यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चलता था, और जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए भी रेजिलियंट था वो, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपने बहुत ज़्यादा हाइब्रिड की तरफ चले गए, और हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी यील्ड गिर रही है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ की जो सीड वैरायटी थी स्पेशली सूटेड टू योर कंडीशंस, आपने उसको अबंडन कर दिया। उसके बाद सरकार क्या कर रही है, सबसे पहले एक सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल्स, उसके अलावा नेशनल सीड रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, हम सार्क सीड बैंक का भी हिस्सा हैं, सीड विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा नेशनल मिलेट मिशन के अंतर्गत मिलेट्स के सीड्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, जो ड्रॉट रेजिलियंट है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनकी अच्छी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या कर रहे हैं, हम सीड ट्रीटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए एग्रीकल्चर में जो मेन बीमारियां लगती हैं क्रॉप में, वो कहाँ से लगती हैं, सीड से लगती हैं। सीड में कोई बीमारी होगी, सीड को आपने ट्रीट नहीं करा होगा, तो क्या होगा, उसमें वो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमने सीड ट्रीटमेंट शुरू करा है, ट्राइकोडर्मा से या और चीजों से, या कई बार आप देखते हो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलाया जाता है ऑर्गेनिक खेती में, कि भाई हम सीड को ट्रीट करके, कि भाई मान लीजिए मेरे जिले में ये डिजीज फैल रही है चावल में, तो क्या किया, उस डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट है वो कर करके हमने डाला सीड को, तो उससे क्या होगा कि वो डिसीज से आप बच जाएंगे आपके जिले में जो फैल रही है। उसके बाद हमने क्या करा, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया हमने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मोरिंगा वगैरह है, तो इनकी प्रॉपर्टीज से हम सीड को फोर्टिफाई करने लगे हैं, और लोकल सीड्स उपयोग करने पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस, देखिए एक क्लियर चीज है, अगर आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सीधा सीधा काम आपको क्या करना है कि ऐसी सीड वैरायटीज को रखना पड़ेगा जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखना। फिर बिल्कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से होना चाहिए, नाइस, ठीक। उसके बाद ऑन फार्म रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सटेंशन, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, हमारे यहाँ का जो फार्मर है उसको ज्ञान नहीं है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज्ञान नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं है। तो टेक्निकल ज्ञान या किसी भी तरह का नॉलेज डिसेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। किसी भी तरह के नॉलेज डिसेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक। रिवैम्पिंग द रोल ऑफ एपीएमसी एजेंट्स एज एग्रीकल्चर एग्रीगेटर्स रोल्स, समझिए एक चीज, जो आपके एपीएमसी एजेंट हैं जो आज किसानों से ट्रेड करते हैं, अगर हम उनको एक ऐसा एग्रीगेटर बना दें कि वो किसान को सीधे सीधे फूड प्रोसेसिंग कंपनी से जोड़ दे, एक फार्मर है उसको सीधे सीधे आपने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग कंपनी से जोड़ दिया, ठीक। एक फार्मर है उसको सीधे सीधे क्या किया, लैब से जोड़ दिया, एक फार्मर को ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ दिया, तो क्या होगा, उस फार्मर को जो कुछ भी जरूरत है वो उसको उसके टिप पे मिल रही है, एक फोन में मिल रही है, ठीक। दूसरी चीज, मान लीजिए आज किसान की एक बड़ी समस्या क्या है कि उसको नॉलेज नहीं रहता है। अगर एक किसान एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी को बेच रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी क्या बोलेगी, भाई आपको हम बताते हैं, हम अपना इंजीनियर भेज रहे हैं या हम अपना बंदा भेज रहे हैं, वो आपको बताएगा कि आपको क्रॉप कैसे करनी है, इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद इंसेंटिवाइज फीडर सेपरेशन, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर रूरल फीडर सेपरेशन। अगर आप एक चीज ध्यान दें तो क्या होता है, बिजली एक कॉमन फीडर से आती है, वही गांव में भी जा रही है और वही खेतों में भी जा रही है। होता क्या है, खेतों में बहुत ज्यादा उसका मिसयूज हो रहा है, बिल दिया नहीं जा रहा, दिन भर आप ट्यूबवेल चला रहे हो या कुछ और कर रहे हो, उससे होता क्या है, एक तो क्या है कि बिजली का मिसयूज, दूसरा क्या है उसके साथ साथ में आप कर क्या रहे हो, आप एक्स्ट्रा इरिगेशन कर रहे हो, बिकॉज इट इज फ्री, फ्लड इरिगेशन कर रहे हो आप, और फ्लड इरिगेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो रही है, सारा का सारा सॉइल बह जा रहा है। तो आपको यूजर पे प्रिंसिपल पर वापस जाना होगा कि अगर कोई यूज कर रहा है तो उससे चार्ज करिए। उसके बाद अब इसमें पूरा सौभाग्य, मेरा गांव मेरा गौरव, स्टूडेंट रेडी, आर्या, उन्नत भारत अभियान, ये सब चल रहा है। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर आप बात कर रहे हो, तो बहुत तगड़ा कार्यक्रम है हमारा उन्नत भारत अभियान, जिसमें आप क्या बोलते हो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो एक एक गांव को अडॉप्ट करेंगी। मेरा गांव मेरा गौरव बहुत बढ़िया वो है, और स्टूडेंट रेडी और आर्या, जिसमें से आप स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हो कि आप एंगेज हो विलेज लेवल पर, ठीक। Incentivize private investment in farm implements. Private entrepreneurs should be incentivized to establish small farm implement mechanization hub. समझिए, मान लीजिए कि आप एक जिले की बात कर रहे हो, तो एक जिले में क्या हो, 2-3 इस तरह के फार्म इम्प्लीमेंट्स हब होने चाहिए। मतलब
एक फार्मर को जो कुछ भी जरूरी है वो सेंटर पे मिले, वहां से वो रेंट कर सकता है, खरीद सकता है, जो भी उसका मन हो, ठीक। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्राइवेट फर्म्स आए और वो हर एक जिले के लेवल पर सेंटर को बनाए। इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट इंटरलिंकेजेस टू डीपन कैपिटल। देखिए एग्रीकल्चर की एक बड़ी समस्या क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीरो है या बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि इट इज स्टिल रेगुलेटेड, ठीक। उसके बाद ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके गांव के एग्रीकल्चर समस्याओं का अपना एक मॉडल हो, अपना एक प्लान हो, अपना एक सोल्यूशन हो। 11 शेड्यूल में जब आप जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे 11 शेड्यूल के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हमें उस पर ध्यान देना होगा और ग्राम पंचायत को फलक्रम बनाना होगा। ग्राम पंचायत के पास में स्वामित्व का डेटा हो, ग्राम पंचायत के पास में सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा हो, ग्राम पंचायत नोडल पॉइंट हो केवीके से जोड़ने के, और जब केवीके के पास में सारी ग्राम पंचायतों का डेटा होगा तो पूरे एग्रीकल्चर के लिए होलिस्टिक लेवल पे प्लानिंग संभव है, ठीक। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र एंड एक्सटेंशन एजेंसीज मस्ट डबल स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिजाइन स्पेशल प्रोग्राम्स टू सपोर्ट। देखिए भारत में एक बड़ी समस्या क्या है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पिछड़े हैं जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो क्या होना चाहिए, जो केवीके हैं और दूसरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंसीज हैं उनका फोकस इन डिस्ट्रिक्ट पर होना चाहिए कि इनका हम डेवलपमेंट एक्सीलरेट करेंगे, यहां पर किसानों को प्रोसेसर बनाएंगे, यहां पर किसानों का हम ये इंश्योर करेंगे कि वो मल्टीलेयर फार्मिंग करें, उन्हें प्राइस ज्यादा मिले, उनका रेजिड्यू केमिकल कम हो, वो ऑर्गेनिक करें, और ऑर्गेनिक का हम क्या करें, लेबलिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, सारा का सारा उन पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको छोटे छोटे ऐसे हब्स बनाने पड़ेंगे, जैसे स्टार्टअप में हमने बनाया ना इंक्यूबेशन सेंटर्स, वैसे ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब्स भी बनाने पड़ेंगे जहां से पूरे के पूरे ग्राम पंचायत या पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक्सपोर्ट हो सके, जैसे यूपी में चल रहा है ओडी ओपी, ठीक, बिल्कुल ठीक। इरिगेशन, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इरिगेशन पर। इरिगेशन में समस्या क्या है, इतने सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चे का आउटलुक उल्टा चलता है। वो चलता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से, चलना कैसे चाहिए, 11 शेड्यूल से, क्योंकि 11 शेड्यूल में सीधे सीधे मेंशन है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, माइनर इरिगेशन में स्प्रिंकलर भी आ जाता है, माइनर इरिगेशन में ड्रिप भी आ जाती है। देखिए हमारे 11 शेड्यूल में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ग्राम पंचायत के लेवल पर आपको वाटर एफिशिएंट होना पड़ेगा। क्या हम एक ऐसा कार्यक्रम नहीं चला सकते ग्राम पंचायत के लेवल पर कि ग्राम पंचायत शुड बी वाटर पॉजिटिव, कि उनके पास जितना वो टोटल यूज कर रहे हैं पूरा गांव, उससे ज्यादा उनके पास पानी हो, मतलब इतने पॉन्ड्स बनवा दें कि वो वाटर जो आ रहा है रेन वाटर, उसको इतना स्टोर कर दिया जाए कि साल भर में जितना एग्रीकल्चर की नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर सके। अगर हमारी ग्राम पंचायत वाटर पॉजिटिव होने लगी तो इरिगेशन पर जो हम इतने बड़े बड़े फंड बनाते हैं ना, माइनर इरिगेशन फंड, फलाना फंड, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ग्राम पंचायत में फार्म पॉन्ड्स के लेवल से ये काम होने लगेगा। उसके बाद सीधे सीधे अगला देखिए आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, कि मनरेगा के अंदर में आपको फार्म पॉन्ड बनाने होंगे। उसके अलावा हमने क्या करा, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर में हमने क्या बोल दिया है कि भैया सोलर ट्यूबवेल्स होंगे, ठीक है ना। और जब हम फार्म पॉन्ड बना दिए और फार्म पॉन्ड बना दिए तो क्या हुआ, वाटर टेबल उठने लगा। वाटर टेबल के साथ साथ हमने क्या किया, सोलर ट्यूबवेल को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम, किसान के लिए सस्ता, और उसके अलावा उसके ट्यूबवेल की भी व्यवस्था हो गई अपने फार्म पॉन्ड के बनाए हुए पानी से, यानी कि ही इज वाटर पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स पर आज देखिए, आपने देखा होगा जगह जगह चर्चा हो रही है कि हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जाया जाए, और इजराइल ने जब से इन्वेंशन किया है कि सॉइल की जरूरत नहीं है, बिना सॉइल के ही हाइड्रोपोनिक्स में आप काम कर सकते हो। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, एरिया की जरूरत कम है, छोटे से एरिया में हो जाता है, ऑल्टरनेट सुविधाएं सारी दे दी जाती हैं, लेकिन सारे क्रॉप्स इस पे नहीं हो सकते। तो जो क्रॉप्स हो सकते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाए। और तगड़ा सजेशन डलवाई कमेटी को, स्ट्रेंथन वाटर यूजर्स एसोसिएशन and transfer them the responsibility of operation and maintenance of tertiary distribution system and water rate collection। क्या करिए, एक वाटर यूजर्स एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करिए, जिससे हर एक गांव के लेवल पर जितना पानी यूज हो रहा है, हर एक शहर के लेवल पर, हर एक खेत के लेवल पर, फार्मर के लेवल पर जो पानी वो यूज कर रहे हैं उसके लिए वो पेमेंट रिसीव कर सकें। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, अलग अलग डिस्कॉम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि उनसे अगर आप घर पे बिजली का बिल कलेक्ट कर लो सक्सेसफुली, तो बिजली के बिल के रेट, जितना भी बिजली का बिल होगा उस पर वो कुछ परसेंटेज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भारतीय एग्रीकल्चर में क्या है, केमिकल रेजिड्यू की। आप देख रहे हो भटिंडा वाला बेल्ट में लगातार कैंसर हो रहे हैं, दूसरी जगह भी कैंसर हो रहे हैं। सेफ फूड इज अ चैलेंज।
जब सेफ फूड इज अ चैलेंज तो कितना तगड़ा सजेशन डलवाई कमेटी देती है, जियो पोजिशनिंग सिस्टम्स कैन रिड्यूस पेस्टिसाइड कंजम्पशन by approximately 10% as it prevents double treatments in wedges and in turnings. अगर आपके पास ड्रोन है और आप पहले ही ये मैप कर पा रहे हो कि कहां पर किस जगह पर कितनी पेस्टिसाइड की इंसेक्टिसाइड की जरूरत है और कहां पर कितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, तो आप ज्यादा सही तरीके से चीजों को मॉनिटर कर पाओगे। उसके बाद क्या लिखा है, ब्लॉक लेवल लैब्स टू टेस्ट केमिकल रेजिड्यू। अगर ये एक चेंज भारतीय एग्रीकल्चर में कर दिया जाए, भारत पावर हाउस बन सकता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। आज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की नीड क्या है, सेफ फूड। हमने सजेशन क्या दिया डलवाई कमेटी के अंतर्गत कि ब्लॉक लेवल पे लैब्स बननी चाहिए, एग्रीकल्चर लैब्स, जो केमिकल रेजिड्यू और क्वालिटी को फार्मर की टेस्ट करेंगी। अगर समझिए ब्लॉक लेवल पर लैब बनने लगी जो फार्मर की क्वालिटी को टेस्ट कर रही है, तो होगा क्या, आपने क्या किया, एक मार्केटिंग सिस्टम बना दिया और उस मार्केटिंग सिस्टम में आपने क्या किया, आपने ये लिख दिया कि भाई इसकी क्वालिटी ए ग्रेड की है, इसे 100 रुपए किलो इसका दाम है, इसकी क्वालिटी बी ग्रेड है, इसका 80 रुपए किलो दाम है, इसकी क्वालिटी सी ग्रेड की है, इसका 60 रुपए किलो दाम है। क्या किया, किसान को प्रमोट किया, किस चीज के लिए, गेट योर प्रोडक्ट, गेट योर फार्म सर्टिफाइड। वंस यू हैव डन दैट, सेफ फूड की तरफ सबसे मजबूत कदम उठा दिया है। ठीक, अगला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, जहां पर क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यू का ध्यान हो। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप किसान को पहले बोलो कि भाई इतने रेजिड्यू होने चाहिए, इतना पेस्टिसाइड डालेंगे आप, ग्रेडिंग ये, क्वालिटी ये होनी चाहिए, और उसमें उसकी मदद करिए। ठीक, उसके बाद मल्टीलेयर फार्मिंग, मैंने आपको बोला मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा मॉडल है जो आपको इंसेक्ट्स के अगेंस्ट भी बचाता है, जो आपको पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक डालने की बात करता है, ठीक है ना। और इंश्योरेंस पर आइए, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट करा है, उस एग्रीमेंट को सीधे सीधे इंश्योरेंस से लिंक कर दीजिए। मतलब कोई भी एग्रीमेंट बिना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का नहीं हो सकता। हर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट में इंश्योरेंस का प्रावधान मैंडेटरी कर दीजिए, हाँ या ना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स इनटू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर प्रोड्यूसर ग्रुप्स। देखिए, एक अकेला किसान उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, किसी भी जगह पर हम जब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने एक 10 किसानों का, 20 किसानों का ग्रुप बना दिया, एफपीओ बना दिया, तो क्या होगा, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो काम भी सही तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद स्टोरेज। देखिए, आज इंडिया में सबसे बड़ा इशू क्या है, किसान ने उगाया, उगाने के बाद में क्या है, फसल काटी, फसल काटने का पैनिक है। पैनिक किस चीज का, अगर ये 2 दिन में नहीं बिकी तो सड़ जाएगी, हाँ या ना। तो क्या होता है, 2 दिन में उसको जिस भी रेट पे बिक रही है उस पे बेचना पड़ता है। मतलब फार्मर डज नॉट हैव एनी चॉइस ऑन व्हेन टू सेल। डू यू एग्री? फार्मर डज नॉट हैव एनी चॉइस ऑन व्हेन टू सेल। अगर आप फार्मर को व्हेन टू सेल की चॉइस दे देंगे तो क्या होगा, ही कैन चूज कि प्राइस अब ऊपर गया है, अब मैं सेल करूंगा, और उससे क्या होगा, मार्केट में क्या है, प्राइस वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में ऑप्शंस होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेयर हाउसिंग बनानी है, अपने यहाँ रिपनिंग चैम्बर्स बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बनाने हैं, और ये सब कहां पर बनाने हैं, विलेज लेवल पर। ये सब कहां पर बनाने हैं, विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर। तो उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, प्लेज फाइनेंसिंग एट वेयर हाउसेस थ्रू नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, NWR। ठीक, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स क्या होती है कि आपने वेयर हाउस में गए, आपने अपना 100 कुंटल गेहूं रखा, उसने आपको एक रसीद दे दी, उस रसीद के आधार पर आपको लोन भी मिल सकता है कि मेरे पास 100 कुंटल गेहूं है, मिनिमम मार्केट रेट उसका 15 रुपए किलो है, मतलब मेरे पास क्या है, 1500 रुपए का अमाउंट मेरे पास है। ठीक है, 1500 नहीं, मतलब और ज्यादा, क्योंकि 1500 रुपए किलो हो गया वो, ठीक है ना। तो आपने कहा कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, उसके आधार पे मुझे लोन दे दीजिए। तो उसने 1.5 लाख रुपए की चीज आपकी गिरवी रखी, वही गेहूं, और क्या किया, आपको 1 लाख का लोन दे दिया। ठीक, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद आपने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स। अगर आपको ध्यान हो तो ऑलरेडी हमारी पीएम संपदा स्कीम चल रही है। पीएम संपदा स्कीम में क्या है, एग्रीकल्चर फूड पार्क्स बनाना, कोल्ड स्टोरेजेस बनाना। उसके अलावा पेग स्कीम चल रही है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चल रहा है। इन सब का काम सेम है।
एक सबसे बड़ी चीज हमने क्या करी, सबसे बड़ी चीज एग्रीकल्चर में, दैट इज ग्राम्स, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। देखिए जब ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बनने लगेगी तो क्या होगा, हर एक गांव के लेवल पर किसान के पास ये सोवर्निटी होगी कि मुझे अपनी बगल की मार्केट में ये ऑप्शन मिल रहा है कि वहां से मैं ऑनलाइन बल्क में भी बेच सकूं, वहां से मैं रिटेल में भी बेच सकूं, और वहां से मैं जो है वो अपने सामान को एक्सपोर्ट भी कर सकूं। ये जो ग्राम बनेंगे ये एग्रीकल्चर का फ्यूचर होगा, जितनी जल्दी ग्राम बनेंगे एग्रीकल्चर उतना जल्दी ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ऑलरेडी हम किसान रेल चला रहे हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट चला दिया है, ठीक, सागरमाला प्रोजेक्ट चला दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला दी है, ये सब एक तरफ आता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, देखिए सबसे जरूरी क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना होगा जहां से ट्रैक्टर वगैरह रेंट किया जा सके। आपको क्या करना होगा, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर को स्ट्रेंथन करना होगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं वो भी जो है वो सेंसिटिव बनाने होंगे कि कम से कम कोई जिनकी शेल्फ लाइफ कम है वो खत्म ना हो प्रोडक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होगी कि रूरल रोड्स की जो क्वालिटी खराब होती है बार बार, रूरल रोड्स का मैनेजमेंट आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे दीजिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। और ट्रांसपोर्टेशन फार्म गेट से करिए, मतलब किसान के फार्म से ही सारी की सारी चीजें उठा लीजिए। और उससे क्या होगा, जब आपने स्टोरेज बनाया फार्म गेट से उठाया तो क्या होगा, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आते हैं वैल्यू एडिशन पर। देखिए पीएम संपदा, पीएम एफएमई और वन धन विकास योजना चल रही है। क्या हो रहा है, विलेज लेवल पर आप एग्रीकल्चर प्रोसेसर बनाने की बात कर रहे हो, जब फार्मर ही एग्रीकल्चर प्रोसेसर होगा तो उसकी इनकम अपने आप डबल होने लगेगी। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जो लिखा है ना कि अपसाइड एंड डाउनसाइड चैलेंजेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चैलेंजेस एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में, तो फॉरवर्ड चैलेंज क्या है कि उस प्रोसेस तो कर लिया, मार्केटिंग का हो, मार्केटिंग के लिए आपने ऊपर पढ़ लिया, अब अगला पॉइंट मार्केट एक्सेस का आने वाला है। और बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि एग्रीकल्चर जो है उसका रॉ मटेरियल मिले। तो फार्मर ही अगर एग्रीकल्चर प्रोसेसर बनेगा तो क्या होगा, फार्मर के पास रॉ मटेरियल है, उसने अपनी चीज को प्रोसेस कर लिया। और अगला पॉइंट क्या है, मार्केट एक्सेस, वो अपनी चीज को फ्रीली मार्केट कर सके। फार्मर के पास क्या क्या चॉइस होनी चाहिए, पहला वो प्राइवेट मार्केट में बेच सके, दूसरा वो एपीएमसी मार्केट में बेच सके, तीसरा अपने गांव की जो ग्राम है उसमें बेच सके, चौथा वो एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच सके, पांचवा वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेच सके, और छठा वो एक्सपोर्ट कर सके। फार्मर मस्ट हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस एंड ही मस्ट नॉट बी फोर्स्ड टू सेल टू एनी वन प्लेयर, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट जो है, जो 11 शेड्यूल में आती हैं, वो ऑलरेडी ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और लास्ट पॉइंट अभी का क्या है, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। एक चीज लगातार देखिए कि आपका एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर बूम हो रहा है, चाहे डेयरी सेक्टर हो चाहे फिशिंग सेक्टर हो, उसमें लगातार अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल अभियान, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ई गोपाला ऐप, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये सब कुछ चल रहा है, फिशरीज में ब्लू रेवोल्यूशन चल रहा है। लेकिन सबसे फतेह का सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन क्या है, जब हम ZBNF करना चाहते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट कैसे होगा, जब आपके फार्मिंग के सेंटर में गाय होगी, और गाय कौन सी, आर्टिकल 48 वाली गाय, यानी कि इंडिजिनस काऊ होगी। तो क्या होगा, आपकी जो काऊ है वो ड्रॉट रेजिलिएंट है, गाय सेंटर में रहेगी तो क्या होगा, ऑर्गेनिक खाद, पेस्टिसाइड, हर एक चीज़ आपको वो पूरा करेगी। और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि जब गाय सेंटर में होगी तो क्या होगा, आपका जो डेयरी सेक्टर है वो बूम करेगा, आपका जो विलेज लेवल पर जो ग्राम्स हैं वही, वहाँ पर आपका डेयरी से लेकर के एग्रीकल्चर तक सारे प्रोडक्ट्स का ट्रेड आप कर सकते हो। और अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लिंक इट विद द फार्म। जब आप एक ZBNF की बात करोगे तो क्या होगा, फार्मर के लिए डेयरी सेक्टर बर्डन नहीं होगा। आज वो क्या सोचता है, मेरे लिए बर्डन है, वो गाय को कौन पाले, कौन चारा लाए।
कल को जब गाय ही उसकी खाद बनने लगेगी तो उसके गाय पालने में भी इंसेंटिवाइजेशन होने लगेगा। तो पूरे एग्रीकल्चर में आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आपके जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप एक बार में सारा का सारा एग्रीकल्चर यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं।